न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आपको एक बात बता दूं जिसके बारे में हम ये सोच रहे थे कि किस तरह से ईवीएम के मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में दस्तक होगी तो उसके बाद इस देश के लोकतंत्र की रक्षा होगी, इस देश का लोकतंत्र बच जाएगा। कई लोग ये सोचते हैं कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या हो रही है और इस हत्या को से बचाने के लिए यहाँ पर ज़रूरत है एक ऐसे व्यक्ति की जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, डीवाई चंद्रचूड़ की, जहाँ पर सबकी नज़रें टिकी हैं। कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को लेकर उन्होंने अपना फैसला सुनाया और कुछ इसी तरह से अब क्या ईवीएम पर भी कोई ऐसा सख्त फैसला सामने आ सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला तो आया लेकिन वो इतना देरी से आया कि उसके अंदर जो जान थी वो निकल चुकी है। कम से कम इस चुनाव में इसका कोई मायने नहीं रह जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया लेकिन इतनी देरी से कि जिसके मायने खत्म हो गए। अब वहीं पर सवाल ये उठ रहा है कि ईवीएम को लेकर जो सुनवाई है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसे जल्दी से अपनी लिस्ट में ले ले, उस पर सुनवाई कर ले, तो फिर बहुत कुछ एक बार फिर से लोकतंत्र में बच सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? आप सब जानते हैं कि ईवीएम के मामले को लेकर सुनवाई मार्च में है। जी हाँ, अगले महीने ये सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के पास कम समय होने की वजह से ये मामला आगे टल गया था। ये अपने आप में एक लाइन है, लेकिन अगर आप इसे सोचने चलेंगे तो यहां पर 140 करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है। जिस मामले को आगे टाला गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर यह मामला समय से आ जाए, उस पर सुनवाई हो जाए, लोगों की नजरें जहां टिकी हुई है न्याय के मंदिर की तरफ, वहां से फैसला सही हो और फिर उसके बाद लोगों का विश्वास बढ़ जाए। लेकिन अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मार्च में आचार संहिता लग जाएगी और मार्च में इस मामले पर सुनवाई होगी, जब देश चुनावी मोड में पूरी तरह एंटर कर चुका होगा। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद तो उसके नियम कायदे पर चल रहा होगा। जब पूरी तरह से मामला वो चल रहा है तो फिर यहाँ पर कोर्ट भी कहेगा कि संविधान के मुताबिक जो चुनाव आयोग संस्था काम कर रही है उसके बीच वो ज्यादा दखल कैसे दे। इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त में कोई कड़ा फैसला सुना भी दिया तो उसे लागू करने का समय नहीं रहेगा। जी हाँ, आप इसको ध्यान से समझिए। आइए पहले मैं आपको बताती हूं कि इस मामले की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या सामने है। ईवीएम मशीन में वोट रिकॉर्ड होने की पुष्टि की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट मार्च में सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम को लेकर और कितनी याचिकाएं दाखिल होंगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका दाखिल कर मतदाता को वोट दर्ज होने की पुष्टि कराए जाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी में यह भी कहा कि ईवीएम को लेकर आखिरकार कितनी याचिकाएं दाखिल होंगी। हर बार एक नया संदेह जताते हुए एक नई याचिका आ जाती है। ईवीएम की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला मार्च तक टल गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एडीआर की याचिका सुनवाई पर आई तो वकील प्रशांत भूषण ने केस को बहुत ज्यादा जरूरी बताते हुए जल्दी सुनवाई की मांग भी की। उनका कहना था कि ईवीएम की चिप में प्रोग्रामिंग हो सकती है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी उनसे सहमति जताते हुए केस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत बताई। लेकिन पीठ ने 9 फरवरी को कहा कि इस मामले पर सुनवाई होना संभव नहीं है। वो मामले को 18 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए लगाने का आदेश दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी में यह भी कहा कि ईवीएम को लेकर आखिर कितनी याचिकाएं दाखिल होंगी। हर बार एक नया शक जताते हुए याचिका दाखिल हो जाती है। मौजूदा याचिका में कहा गया है कि ईवीएम से वोट डालते समय वीवीपैट पर्ची निकलती है, जिससे मतदाता को पता चलता है कि उसने वोट किसको दिया है, लेकिन ये पुष्टि नहीं कर पाता है कि उसका वोट दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है।
याचिका में यह भी कहा गया कि वीवीपैट पर्ची में यह भी होना चाहिए कि वोट दर्ज हो गया है। इस मामले में चुनाव आयोग पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुका है, जिसमें आयोग ने कहा था कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। ना सिर्फ इतना है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के बाद उसकी सुनवाई आगे टाल दी गई, उसके अलावा भी और कई ऐसे मामले हैं जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर के कई सवाल दाखिल हुए और इन सवालों के दाखिल होने के बाद कोर्ट का क्या रुख रहता है ये मैं आपको बताना चाहती हूं। ये सुनवाई जो हुई थी 22 सितंबर को हुई थी और ये सुनवाई ईवीएम मशीन के सॉफ्टवेयर की ऑडिट की मांग को खारिज करने के लिए हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के सॉफ्टवेयर की ऑडिट की मांग वाली इस याचिका को सुनने से मना कर दिया, क्योंकि उनका यह कहना है कि ऐसा कोई तथ्य या सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे पता चल सके कि चुनाव आयोग ने संविधान के नियमों का उल्लंघन किया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि उनके समक्ष कार्रवाई करने योग्य ऐसा कोई सामग्री पेश नहीं की गई, ऐसे कोई सबूत नहीं दिए गए हैं जो ये दिखाते हो कि चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग ने संवैधानिक शासनादेश का उल्लंघन किया हो। और ये कहते हुए चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को खारिज कर दिया। ना सिर्फ ये मामला बल्कि और भी कई ऐसे मामले हैं जो कि लगातार इस पर सुनवाई में आए हैं सामने, लेकिन इन पूरी तथ्यों को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसको गंभीरता से उस स्तर पर नहीं लिया है। तो क्या सवाल उठता यह है कि 18 मार्च को कि इतनी गंभीरता इसमें सुप्रीम कोर्ट दिखा पाएगा, क्योंकि 12 मार्च के आसपास ज्यादातर चर्चा ये चल रही है कि कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाएगा, यानी कि मिड ऑफ मार्च में कोड ऑफ कंडक्ट के जारी होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले पर कोई सुनवाई करके वहां सबूत देखने के बाद भी अगर कुछ कह पाता है, उस पर कोई फैसला दे पाता है, तो इतना वक्त भी नहीं रहेगा कि कोई इस मामले को पूरी तरह से इंप्लीमेंट भी कर पाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले अक्टूबर में भी ईवीएम के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। अभी तक के जितने भी मामले सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर गए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले पर बहुत गंभीरता जताते हुए उस पर कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो कि बहुत ज्यादा उम्मीद मार्च में भी आपके मन में आ सके। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच के संबंध में दिल्ली कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से मना कर दिया था। याचिका में आगामी चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तर की जांच के संबंध में राज्य चुनाव आयोग की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। मैं आपको यह बता दूं कि जिस तरह से पूरी स्थितियां चल रही हैं, बैलेट पेपर को लेकर जो विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है कि बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, ईवीएम से नहीं होनी चाहिए, और वहीं पर सत्ता पक्ष कैसे ईवीएम की पैरवी कर रहा है कि हाल ही के दिनों में अगर आप उनमें से कुछ लोगों के ट्वीट देखते हैं, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन का आप ट्वीट देखते हैं जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं बीजेपी के, वो अपने ट्वीट में ये लिखते हैं कि कहां पर ईवीएम मशीन को लेकर पाकिस्तान उसकी पैरवी कर रहा है, बैलेट पेपर को छोड़ना चाहता है और ईवीएम से काम शुरू करना चाहता है। वहीं पर भारत बैलेट पेपर पर वापस जाना चाहता है और ईवीएम छोड़ना चाहता है। ऐसे इस तरह से उन्होंने इसकी पैरवी में ट्वीट किए हैं। सवाल यह उठता है कि अगर सत्ता पक्ष को इससे फायदा हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, उसके बावजूद ईवीएम को लेकर कोई सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से क्यों नहीं आया है, क्योंकि वो बार बार सत्ता में आ रही है। अगर मान लीजिए ईवीएम की वजह से नहीं आ रही है और पारदर्शिता की वजह से आ रही है, तो भी ईवीएम को लेकर अगर विपक्ष सवाल उठाता है तो ऐसे में सत्ता पक्ष को उसका स्वागत करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अगर सब कुछ पारदर्शिता से हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है, सब कुछ ठीक है और ईवीएम का सत्ता पक्ष को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष खुद ये कह सकता है कि विपक्ष की इस सुनवाई पर तवज्जो देनी चाहिए। सत्ता पक्ष भी उसके बारे में बात कर सकता है, इससे वो खुद को पाक साफ बड़ी आसानी से बता सकता। लेकिन यहां पर उसके खिलाफ तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के लोग
बाकायदा उसकी जमकर पैरवी कर रहे हैं। अगर पैरवी करने वाली ये प्रक्रिया इस तरह से चलती रही तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई भी करेगा और चुनाव के बिल्कुल शुरुआत होने के बाद अगर इस पर सुनवाई करेगा तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या सत्ता पक्ष को इसका कोई नुकसान हो भी पाएगा या नहीं। मैं ऐसा सवाल सिर्फ इसलिए कर रही हूं क्योंकि ईवीएम को लेकर पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। इतने सारे देश की जनता के जहन में अगर कोई सवाल आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को उसके लिए वक्त निकालना चाहिए। हम जानते हैं कि किस तरह से इमरजेंसी के वक्त में सुप्रीम कोर्ट रात में भी बेंच में बैठा है। निर्भया वाले मामले में भी जब सुनवाई होनी थी, उसका फैसला सुनाना था, तो आधी रात तक कोर्ट में सुनवाई चली थी। ऐसी स्थिति में जब देश के 140 करोड़ जनता की बात हो रही है तो उस वक्त क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट अपने आम दिनों की सुनवाई से अलग कोई समय दे सकता है? क्यों नहीं वो इस बारे में सोच सकता है? क्या यहां पर जनभावना की बात इतनी हल्की दिखाई देती है कि वो इस पर सोचने और विचार करने के लिए आगे का वो वक्त निकाल रहा है जब चुनाव में प्रवेश हो चुका होगा, आचार संहिता लग चुकी होगी। ऐसी स्थिति में कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। संविधान के मुताबिक सबको आगे बढ़ना होगा और चर्चाएं जिस तरह से जोरों पर चल रही हैं उसमें यह भी है कि अगर इस बार ये चुनाव हुआ तो उसके बाद पारदर्शिता की कोई बात करने वाला बचेगा भी नहीं। अभी आपको जानकारी हुई होगी कि किस तरीके से उन्होंने चंडीगढ़ का वोट लूटा था। मान लीजिए ये तो बैलेट से वोट पड़े थे, बैलेट से वोट पड़े थे इसलिए लोगों को पता लग गया कि बैलेट में हेराफेरी हुई है। मान लीजिए मशीन से वोट पड़ा होता तो मशीन को कहां से खोलते हम, कहां से कोई देख पाता? तो ये तो बैलेट की वजह से इनकी चोरी पकड़ी गई, वोट की लूट पकड़ी गई। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, राजनीतिक दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह की तरह काम कर रही है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या फैसला लिया कि जिसको बैलेट से हराया था उसको जिताया सुप्रीम कोर्ट ने। एक आस और उम्मीद जगी है कि जनता जागरूक हो जाए। ये वोट लूटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है आने वाले चुनाव में। आज चुनाव जीतने के लिए इनको जो मर्जी करना पड़े करेंगे, ईवीएम में धांधली करनी पड़े करेंगे, ईडी पीछे लगानी पड़े लगाएंगे, सरकारें गिराने के लिए जो मर्जी करना पड़े करेंगे। आज सारे विपक्ष के नेताओं को एक 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 करके ये जेल में डालते जा रहे हैं। चुनाव तो लड़ने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। आज इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब चारों तरफ चर्चा है अगला आम आदमी पार्टी का अकाउंट फ्रीज करने जा रहे हैं। खुलेआम कह रहे हैं हम तो 370 सीट लड़ रहे जीत रहे हैं। 370 कहने का मतलब यह है इस देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं तुम जाओ भाड़ में। 140 करोड़ लोग गए तेल लेने, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है और ना तुम्हारा वोट चाहिए, घर बैठना। 370 सीट हमारे पास मशीन है, मशीन से 370 सीटें आ रही हैं हमारी। जिस दिन इस देश के अंदर लोगों की जरूरत ना पड़े, जनतंत्र के अंदर वोटों की जरूरत ना पड़े, देश ही नहीं बचेगा। तो लोग देख रहे हैं इतने बड़े स्तर के ऊपर अधर्मी अधर्म हो गया, इतने बड़े स्तर के ऊपर अधर्मी अधर्म हो गया है। जो इस देश के अंदर विपक्ष की सरकारें काम करना चाहती हैं उनको काम नहीं करने देते। इससे बड़ा अधर्म क्या होगा कि गरीबों की दवाइयां रोक दी गई, अस्पतालों के अंदर गरीबों की दवाइयां रोक दी गई, गरीबों के टेस्ट रोक दिए गए, गरीबों को मरने के लिए सड़कों के ऊपर बेहाल छोड़ दिया गया। इससे बड़ा अधर्म क्या होगा कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जहां गरीब जाके अपना इलाज कराता है वहां की बिजली रोक दी गई, वहां के डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी गई, वहां पे काम करने वाले नर्सों और कंपाउंडरों की तनख्वाह रोक दी गई, वहां के टेस्ट रोक दिए गए। इससे बड़ा हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि पानी पिलाने का धर्म होता है। इन लोगों ने तो दिल्ली का पानी भी रोक दिया, उसमें भी इन्होंने कसर नहीं छोड़ी। तो लोग देख रहे हैं जितनी सरकारें हैं पंजाब के अंदर, हम जितने काम करने की कोशिश करते हैं, पंजाब भगवान की दुआ से फुल स्टेट है, उतना ये नहीं कर पाते, वहां भी इन्होंने हस्तक्षेप करने में कोई कसर। जितनी ऑपोजिशन ही, तमिलनाडु के ले लो, वेस्ट बंगाल की ले लो, केरला की ले लो, कर्नाटक की ले लो, हर जगह ये लोग अपना टांग अड़ाते हैं, काम नहीं करने देते लोग। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।